हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की आपकी क्लास प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आज की क्लास में हम स्केल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आपके काफ़ी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे जो कि एचटेट में भी देखने को मिलते हैं, DSSB KVS में भी आते हैं। तो आज की क्लास को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि अब अचीवर्स अकेडमी ऐप पर आपका PGT और ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। जो स्टूडेंट इच्छुक है वो नेट का PGT लेवल का पेड कोर्स, नेट और PGT दोनों का ही पेड कोर्स वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। स्केल यानी मापक। स्केल यानी मापक आप सबको पता भी नहीं होता और आपके PGT लेवल में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। आपका स्केल कैसे क्या निकाला जाता है और क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती है। ठीक है, तो क्या होता है स्केल यानी मापक। तो स्केल की बात करें तो मापक आपका एक अनुपात है। मापक क्या है? एक अनुपात है, एक आपका रेशो है। किसके बीच का अनुपात है? धरातल और मानचित्र के बीच का। धरातल और मानचित्र के बीच का एक रेशो, एक अनुपात माना जाता है मापक। ठीक है, आपका जो धरातल है, धरातल में आप खुद देखते हो भाई कितनी लंबी चौड़ी हमारी दूरियां होती है, डिस्टेंस होता है कितने लंबे चौड़े। अब मानचित्र में उतने ही लंबे चौड़े दूरियों को हम किससे दिखाएंगे? अगर आपको उससे प्रेजेंट करना है तो उतना ही लंबा चौड़ा कागज चाहिए, तो वो तो आपका असंभव काम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? धरातल की दूरियों को छोटा कर लेते हैं। धरातल की दूरियों को छोटा करके मानचित्र में उन्हें दिखाते हैं। तो जब धरातल की दूरियों को छोटा करके मानचित्र में उन्हें प्रदर्शित किया जाता है तो उस अनुपात को ही कहते हैं स्केल। उस अनुपात को क्या कहते हैं? स्केल। अब देखो, मापक की ज्योग्राफिकल तौर पर मापक की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है। मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को स्केल कहते हैं, मापक कहते हैं। ठीक है, तो मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर भी आपके उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को स्केल कहते हैं, मापक कहते हैं। समझ गए ना क्या होते हैं आपके स्केल और मापक? तो समझ में आया आपको कि भाई आपके मानचित्र पर कोई दो पॉइंट है, उनके बीच की दूरी और धरातल पर भी उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को स्केल कहते हैं, मापक कहते हैं। अब जो ये मापक है इसके लिए एक फार्मूले का भी यूज किया जाता है। तो कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है स्केल को निकालने के लिए, मापक को निकालने के लिए? तो मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी डिवाइडेड बाय धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर भी उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को प्रेजेंट किया जाता है स्केल के माध्यम से। तो स्केल को निकालने के लिए जो फार्मूला यूज होगा वो होगा आपका मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी डिवाइडेड बाय धरातल पर भी उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अनुपात तो अपने आप ही आ ही जाता है। तो इस फार्मूले की सहायता से हम मापक ज्ञात करते हैं या मापक को निकालते हैं। ठीक है, तो मापक का अनुपात निकाला जाता है इस फार्मूले के माध्यम से। तो आपको मापक की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है मापक, कैसे होता है और उसके अलावा मापक को ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद मापक आपने समझ लिया क्या होता है, कैसे होता है। अब मापक को ज्ञात करने की आपकी 3 विधियां होती हैं। मापक को
ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं, वो तीनों विधियां कौन कौन सी है अब उनको पढ़ेंगे हम पूरा डिटेल से। तो मापक को ज्ञात करने की 3 मेथड है या 3 विधियां हैं। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आती है कथनात्मक मापक। कथनात्मक मापक जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ स्केल, कथनात्मक मापक। सेकंड आते हैं प्रदर्शक भिन्न। सेकंड आती है मेथड प्रदर्शक भिन्न, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरएफ भी कहते हैं और फुल फॉर्म होती है आरएफ की रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपका प्रदर्शक भिन्न आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। नंबर 3 कथनात्मक मापक स्टेटमेंट ऑफ स्केल, सेकंड प्रदर्शक भिन्न आरएफ रिप्रेजेंटेटिव स्केल। थर्ड आता है आपका रैखिक मापक जिसे हम कहते हैं लाइनर स्केल या प्लेन स्केल के नाम से भी जिसे जाना जाता है। तो ये तीनों मेथड्स आते हैं आपकी मापक में, 3 विधियां आती हैं। 3 विधियों के द्वारा अलग अलग तरीके से मापक को प्रेजेंट किया जाता है। तो इन तीनों विधियों के नाम आपको पता होनी चाहिए। तो आप इन तीनों को अच्छी तरह से, अभी हम एक एक विधि को ढंग से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करने वाले हैं अपना स्टेटमेंट ऑफ स्केल या कथनात्मक मापक जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ स्केल। तो कथनात्मक मापक सिंपल तौर पर स्टेटमेंट क्या होती है, जब हम सीधा किसी चीज़ को शब्दों में लिख देते हैं, स्टेटमेंट में लिख देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख लिया 1 सेंटीमीटर रेशो 5 किलोमीटर, तो ये चीज़ क्या दिखा रही है, ये 1 सेंटीमीटर क्या है, ये 1 सेंटीमीटर आपके मानचित्र पर दूरी को दर्शा रहा है और 5 किलोमीटर क्या है, ये आपकी धरातल की दूरी को दिखा रहा है। किसको, धरातल की दूरी को प्रेजेंट कर रहा है। तो मानचित्र पर दूरी, धरातल पर दूरी। कथनात्मक मापक में हमेशा आपके जो कथनात्मक मापक है उसमें हमेशा जो बाएं ओर यानी लेफ्ट साइड हमेशा मानचित्र की दूरी को प्रेजेंट किया जाता है। तो याद रखना, कथनात्मक मापक या किसी भी स्केल में हमेशा लेफ्ट साइड आपके मैप पर जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बाई साइड, लेफ्ट साइड। तो कथनात्मक मापक में आपका जब स्टेटमेंट इस तरह से गिवन होती है 1 सेंटीमीटर रेशो 5 किलोमीटर, तो ये स्टेटमेंट क्या बता रही है कि भाई मानचित्र पर जो आपका 1 सेंटीमीटर है धरातल के 5 किलोमीटर के बराबर है। तो मानचित्र का 1 सेंटीमीटर धरातल के 5 किलोमीटर के बराबर है। ये स्टेटमेंट है एक तरफ, एक किस्म की, और ये स्टेटमेंट प्रेजेंट करती है कथनात्मक मापक को। और इसके लेफ्ट साइड हमेशा आपको मानचित्र पर जो दूरी होती है वही गिवन होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो कथनात्मक मापक है यानी स्टेटमेंट ऑफ स्केल है, इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे विवरणात्मक स्केल भी कहते हैं यानी विवरणात्मक मापक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा विवरण कर दिया गया, पूरा डिस्क्राइब कर दिया, चीज़ों को आपको बिल्कुल खुल के बता दिया। ठीक है, तो डिस्क्राइब करने के कारण, खुल के बताने के कारण इसे विवरणात्मक आपका मापक भी कहते हैं। सेकंड, इसे शाब्दिक विवेचन मापक भी कहते हैं। शाब्दिक विवेचन मापक के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो हम शब्दों में, जब हम किसी भी स्टेटमेंट को शब्दों में व्यक्त कर देते हैं, तो इसी वजह से इसकी आपकी कथनात्मक मापक की स्टेटमेंट को भी जब हम पूरे शब्दों में व्यक्त कर देते हैं, इसी वजह से इसे शाब्दिक विवेचन मापन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था भाई आपका कथनात्मक मापक। कुछ नहीं है, सिंपली है, बिल्कुल सीधी आपको स्टेटमेंट गिवन होगी। और अगर आपसे पूछे स्टेटमेंट देके कि जब हम किसी भी मापक को एक सरल शब्दों में और एक स्टेटमेंट के द्वारा व्यक्त कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एक कथन के रूप में व्यक्त कर देते हैं, तो उसे कहते हैं कथनात्मक मापक। समझ में आ गया भाई? कथनात्मक मापक के बाद सेकंड हमारा आता है प्रदर्शक भिन्न। प्रदर्शक भिन्न यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। प्रदर्शक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन।
ठीक है, RF जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हो। पीजीटी लेवल पर आपके यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं RF से। पीजीटी लेवल हुआ, नेट लेवल हुआ, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं प्रदर्शक भिन्न से, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से। तो कैसे क्या होता है अभी समझेंगे। प्रदर्शक भिन्न में अब आपको ध्यान से देखना है, प्रदर्शक भिन्न यानी भिन्न के रूप में चीज़ों को दिखाया जाता है। यहाँ पर आपका एक अंश होता है, एक क्या होता है, एक अंश होता है, और इसके साथ साथ एक क्या होता है, एक हर होता है। एक अंश और एक हर में आपको चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका हमेशा जो अंश रहेगा वो हमेशा एक ही रहेगा, अंश हमेशा एक ही रहता है, हर हमेशा परिवर्तनशील होता रहता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अंश पर एक ही रहेगा, यानी आपकी जो ऐसी होती है ना 1/4 या 3/4 कुछ भी, तो ये ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। तो जो ये ऊपर वाला है प्रदर्शक भिन्न RF में हमेशा एक रहता है, ये चेंज नहीं होता। ये हमेशा आपका जब भी RF निकल कर आएगा ये एक होना चाहिए। अगर ये एक नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत है, सीधा समझ लेना। ठीक है, तो ये एक भिन्न के रूप में होता है और अंश हमेशा एक रहता है और हर हमेशा बदलता रहता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि एग्जाम में आपके प्रदर्शक भिन्न से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो प्रदर्शक भिन्न को यानी RF को किस फार्मूले से के द्वारा निकाला जाता है। तो फार्मूला है भाई आपका मानचित्र पर दूरी, मानचित्र पर दूरी डिवाइडेड बाय धरातल पर दूरी, धरातल पर दूरी। तो इस फार्मूले के यूज से RF निकाला जाता है, प्रदर्शक भिन्न को ज्ञात किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें आपके। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक मानचित्र का कथनात्मक मापक यानी स्टेटमेंट ऑफ स्केल, कथनात्मक मापक कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 cm/1 किलोमीटर। तो RF ज्ञात कीजिए, RF ज्ञात कीजिए या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए, प्रदर्शक भिन्न ज्ञात कीजिए। कथनात्मक मापक गिवन है और हमें RF निकालना है। स्टेटमेंट में है 5 cm/1 किलोमीटर। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप इसको यहाँ लिख लो, 5 cm/1 किलोमीटर। तो हमें क्या देखना है, बाएं ओर की लेफ्ट साइड की हमेशा हमारी क्या होगी, लेफ्ट साइड की हमारी मानचित्र पर दूरी को दिखाएगा। ठीक है, तो इसको आप कभी भी चेंज नहीं करोगे। ये जो यूनिट दी हुई है ना सेंटीमीटर, या यहाँ पर चाहे इंच दिया हो, सेंटीमीटर दिया हो या कुछ भी दिया हो, आप इसको कभी भी चेंज नहीं करोगे। आपको चेंज हमेशा ये करनी पड़ेगी क्योंकि मानचित्र पर दूरी आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। धरातल की दूरी को कन्वर्ट करोगे मानचित्र की दूरी के अनुसार, तभी तो आपका मापक निकलेगा, स्केल निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये दोनों यूनिट इक्वल लानी है। तो यहाँ पर भी हमें सेंटीमीटर लाना है। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो भाई 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर 1 किलोमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 लाख सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो हमारी दोनों यूनिट क्या हो गई, इक्वल हो गई। दोनों यूनिट इक्वल हो गई। आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, ऐसे आप याद रखते तो इसको भी याद रखना। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 सेंटीमीटर रेशो आपका उधर से 1 लाख सेंटीमीटर आ जाएगा किलोमीटर की जगह पर। दोनों यूनिट हमारी इक्वल हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये दोनों चीज़ें आ गई, अब हम RF निकालेंगे। RF निकालने के लिए फार्मूला क्या यूज़ होगा, मानचित्र पर दूरी डिवाइडेड बाय धरातल पर दूरी। तो भाई मानचित्र पर कितनी दूरी है हमारी, 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय धरातल पर कितनी दूरी है, 1 लाख। काट दो आप इसे, क्या आया, 1 डिवाइडेड बाय 20,000। तो इसको ऐसे लिखेंगे पहले तो, और फिर अनुपात में अगर आपको लिखना है तो फिर अनुपात में ऐसे आएगा, 1 अनुपात या 1 रेशो 20,000 सेंटीमीटर।
क्योंकि हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया सारी चीज़ों को, इसलिए सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी आपको इसी तरह का आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक मानचित्र का कथनात्मक मापक, ये स्टेटमेंट में। फिर उसके बाद सबसे पहला काम हमें यूनिट को सेम करना है, दोनों यूनिट को। यहाँ पर सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में लानी है, यहाँ आपकी इंच है और यहाँ पर कुछ और है तो उसको भी इंच में लाना है, यानी दोनों को सेम करना है। मानचित्र वाली यूनिट को आप नहीं टच करोगे, आपको दूसरी यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, धरातल वाली। ओके, फिर हम अपना दोनों यूनिट को सेम करके फार्मूला यूज करेंगे, मानचित्र पर दूरी बटे में धरातल पर दूरी, और फिर काट पीट के आपका रेशो में आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे मैं आपको 2-3 यूनिट के क्वेश्चन करा देती हूँ, जिससे आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजिली कवर अप कर जाओ। तो आपने एक तो समझ लिया मानचित्र का कथनात्मक मापक सेंटीमीटर में और किलोमीटर में। अब दूसरा भी सेंटीमीटर और किलोमीटर से एक और देख लो। एक मानचित्र का कथनात्मक मापक 3.5 सेंटीमीटर रेशो 7 किलोमीटर है। RF निकालो, RF ज्ञात करो। तो 3.5 सेंटीमीटर रेशो 7 किलोमीटर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 3.5 सेंटीमीटर रेशो 7 किलोमीटर। अब ध्यान से देखो, दोनों की यूनिट अलग। अब दोनों की यूनिट अलग तो दोनों को यूनिट को इक्वल करना है, सेम करना है। तो 3.5 सेंटीमीटर रेशो 7 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 7 लाख हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो 7 किलोमीटर में 7 लाख सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारा फार्मूला यूज करेंगे। हमारा फार्मूला मानचित्र पर दूरी डिवाइडेड बाय धरातल पर दूरी। तो मानचित्र पर दूरी 3.5 और धरातल पर दूरी 7 लाख। ओके, अब इसको काट दो। 3.5 और 3.5 कितने होते हैं, 7। तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख। तो 1:2 लाख या 2 लाख सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, ये आपका RF निकल आया, प्रदर्शक भिन्न निकल आया, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकल आया। तो समझ गए, 3.5 सेंटीमीटर 7 किलोमीटर। सबसे पहले यूनिट सेम करेंगे, फिर उसको फार्मूले में पुट कर देंगे और फिर हमारा रेशो में जो आंसर निकल के आएगा उसको हम लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। तो आपने अच्छी तरह समझ लिया किलोमीटर और सेंटीमीटर को। तो इसके बाद आपके प्रदर्शक भिन्न में नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन हमारा, तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए अपने। तो नेक्स्ट करेंगे प्रदर्शक भिन्न के अंदर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक मानचित्र का कथनात्मक मापक 1 इंच रेशो 8 मील है। RF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपकी यूनिट चेंज हो गई है, यहाँ पर इंच और मील में क्वेश्चन आ गया। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वही काम करेंगे हम अपना, 1 इंच रेशो 8 मील, इसको सबसे पहले लिख लेंगे। अब हमें दोनों यूनिट को सेम करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 1 मील में कितने इंच होते हैं। तो 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इस वाली यूनिट को तो टच नहीं कर सकते, बट इसको बदलेंगे, मील को इंच में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 इंच रेशो 8 इंटू 63,360। अब इसको मल्टीप्लाई करके 800 48 4 8 24 और 4 28 2 8 24 2 26 8 6 48 और 5 50। तो 5,06,880। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,06,880। ये हमारे पास 8 मील, उनको हमने इंच में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम अपने RF के फार्मूले को यूज़ करेंगे, मानचित्र पर दूरी डिवाइडेड बाय धरातल पर दूरी। तो मानचित्र पर दूरी कितनी है 1 और धरातल पर कितनी आ गई 5,06,880 इंच। इंच है ये, इंच में कन्वर्ट कर दिया ना, तो आंसर आपका हो जाएगा सीधा सीधा 1:5,06,880 इंच।
ओके, तो आपको केवल इतना पता होगा ना, आप इजीली क्रैक कर जाओगे क्वेश्चन को। तो इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, कुछ अलग से नहीं आते। चलो लास्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से कवर अप हो जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानचित्र का कथनात्मक मापक 1 सेंटीमीटर रेसो 250 मीटर है। 1 सेंटीमीटर रेसो 250 मीटर है। RF ज्ञात कीजिए। RF ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकलेगा भाई? सबसे पहले वही सेम काम हम लिख लेंगे यहाँ पर अपने स्टेटमेंट को। तो 1 सेंटीमीटर रेसो 250 मीटर। तो अब हमें इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पता होने चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर तो 1 सेंटीमीटर यूँ का यूँ उतार लो, फिर 250 मीटर। तो 250 को मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो आपका आ जाएगा 25,000 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपना फार्मूला लगाएंगे RF का, यानी मानचित्र पर दूरी डिवाइडेड बाय धरातल पर दूरी। तो 25,000, तो आंसर आ जाएगा 1:25,000 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना, बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, दोनों को सेम यूनिट में लाना है, उसके बाद फार्मूले में पुट करना है और आफ्टर देन आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था भाई हमारा RF, कि RF कैसे निकालते हैं, आपका प्रदर्शक भिन्न कैसे ज्ञात किया जाता है, किसी भी स्केल का RF को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। और PGT लेवल पर यहीं से आपके क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, इसलिए मैंने आपको ये करवाया है। तो आई थिंक आपको प्रदर्शक भिन्न अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं प्रदर्शक भिन्न से रिलेटेड, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 3। तीसरी विधि कौन सी थी हमारी? रैखिक स्केल, रैखिक मापक भी कह देते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्लेन स्केल। उसके अलावा इसे लाइनर स्केल के नाम से भी जानते हैं। प्लेन स्केल और लाइनर स्केल इसी का ही नाम है। रैखिक मापक यानी प्लेन स्केल के अंतर्गत आपका जो भी मापक दिखाया जाता है, यानी स्केल प्रेजेंट किया जाता है रैखिक मापक में एक सरल रेखा के द्वारा मापक को प्रदर्शित किया जाता है। आप सभी ने अपने प्रैक्टिकल वर्क में, जब आपने प्रैक्टिकल्स बनाई थी ना, तो तब आप इन सब चीज़ों को बना चुके हो प्रैक्टिकल्स के अंदर। तो आप कुछ इस तरह का प्रैक्टिकल में हम सब ने बनाया है, इस तरह का स्केल। इसके कुछ पार्ट होते थे, यहाँ पर भी ऐसे, और यहाँ पर हम एक बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स में कलरिंग भी करते थे ऐसे, फिर इस वाले में। तो इस तरह से हम प्लेन स्केल बनाते थे। क्या बनाते थे? प्लेन स्केल, जिसका नीचे हम RF भी लिखते थे। 1:20,000, 25,000 जो भी है, 1,25,000 जो भी रेशो होता था वो नीचे लिखते थे। तो ये रैखिक मापक आपका वही है और कुछ अलग से नहीं है। रैखिक मापक, इसकी एक सबसे बढ़िया खासियत बात यह है कि जैसे आप अपनी फोटोग्राफी को छोटा या बड़ा किया जाएगा, जब भी किसी धरातल की फोटोग्राफी को, तो आपके रैखिक स्केल में यानी प्लेन स्केल में भी आपके बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जब धरातल की फोटोग्राफी को छोटा किया जाता है तो प्लेन स्केल को भी आप छोटा कर सकते हो, और जब धरातल की फोटोग्राफी को बड़ा किया जाता है तो प्लेन स्केल को भी बड़ा किया जा सकता है। ओके, समझ गए? तो ये खासियत आपकी केवल रैखिक मापक में है, यानी लाइनर स्केल में है, ना तो आपके प्रदर्शक भिन्न में ये खासियत है, ना ही कथनात्मक मापक में है। तो उन दोनों को छोड़कर इसी में ही ये खासियत पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं रैखिक मापक। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। तो ये थी भाई हमारे मापक की 3 विधियाँ जो आपको पता होनी चाहिए। तीनों की तीनों विधियाँ कौन कौन सी और कैसे कैसे ये यूज़ होती है। अब इन तीनों विधियों के बाद नेक्स्ट आता है, तीनों विधियों के बाद नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 4, कंपैरेटिव स्केल यानी तुलनात्मक मापक। क्या कहते हैं? तुलनात्मक मापक। यानी क्या की जाएगी,
इसमें जो आपकी धरातल पर अलग अलग डिस्टेंस है ना, उनकी तुलना की जाएगी। ठीक है, धरातल पर दूरियों की तुलना की जाएगी, उनके मापकों के आधार पर जो आप स्केल्स में यूज़ करते हो, जो भी यूनिट यूज़ करते हो, उन यूनिटों की तुलना की जाएगी आपस में, मीन्स कंपैरिजन होगा तुलनात्मक में। ये एक प्रकार का आपका लाइनर, एक प्रकार का लाइनर ही स्केल होता है। लाइनर मीन्स प्लेन स्केल ही होता है, एक रेखिक मापक ही होता है, और इसमें आपकी दो या दो से अधिक प्रणालियों को यूज़ किया जाता है। तो दो या दो से अधिक प्रणालियों में आपकी दूरी मापने की सुविधा होती है। दो या दो से अधिक प्रणालियों में दूरी मापने की सुविधा होती है। ठीक है, दूरी मापने की सुविधा होती है, और इसके साथ साथ जैसे इसमें कंपैरिजन चलता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो दूरी मापने की दो यूनिटों को साथ लेकर चलता है ये। जैसे किलोमीटर ले लिया तो किलोमीटर के साथ मील ले लिया, गज ले लिया तो गज के साथ फरलोंग ले लिया। ऐसे ही कोई भी दो यूनिटों को एक साथ कंपैरिजन के तौर पर साथ लेकर चलता है कंपैरेटिव स्केल। ठीक है, तो इसमें आपकी दो या दो से अधिक यूनिट यूज़ होती हैं, प्रणालियाँ यूज़ होती हैं, और दूरी मापने में भी सुविधा रहती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। तो इस प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसमें आपकी क्या है, अलग अलग यूनिट्स को यूज़ कर सकते हैं हम कंपैरेटिव स्केल में। जबकि इससे पहले जितने भी स्केल आए थे, जैसे प्लेन स्केल, लाइनर स्केल, रेखिक मापक जो है आपका, उसमें हम केवल एक ही यूनिट को प्रेजेंट कर सकते थे। तो इस वजह से प्रथम विश्व युद्ध के बाद कंपैरेटिव स्केल का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि आपकी जो प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे देशों का पार्टिसिपेट था, इसमें योगदान था, बहुत सारे देश आपस में लड़ रहे थे। एक या दो देशों के बीच ये युद्ध नहीं था, विश्व युद्ध था। ठीक है, विश्व पूरे संसार का युद्ध माना जाता है। तो इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा स्केल का यूज़ हुआ वो था आपका कंपैरेटिव स्केल, क्योंकि आपके अलग अलग देशों में अलग अलग दूरी यानी यूनिट्स हैं आपकी। जैसे भारत और फ्रांस में बात करें तो भारत और फ्रांस में आती है आपकी मीट्रिक प्रणाली, यानी हम यहाँ पर सेंटीमीटर, किलोमीटर, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं दूरियों को मापने में। ठीक है, और जबकि चाइना की बात करें तो चाइना में सेंटीमीटर, किलोमीटर की जगह वो चांग यूज़ करते हैं। तो इसी तरह अलग अलग देशों में दूरियों को मापने की अलग अलग यूनिट है। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट होने के कारण कंपैरेटिव स्केल का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था, क्योंकि इसमें आप दो या दो से अधिक यूनिटों को उठाकर मापक कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो स्केल था वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया था। अब जो कंपैरेटिव स्केल है इसके 4 टाइप होते हैं, तो वो 4 टाइप आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से हैं इसके। 4 टाइप, तो 4 प्रकार का होता है ये, 4 टाइप्स होते हैं कंपैरेटिव स्केल के। कौन से? सबसे पहला आता है विभिन्न इकाइयों में स्थित विभिन्नताएं। मीन्स अगर हम बात करें जो विभिन्न इकाइयां हैं, विभिन्न यूनिट हैं, विभिन्न जो इकाइयां हैं, जो यूनिट हैं, तो विभिन्न इकाइयों के मापक सबसे पहले आता है, विभिन्न इकाइयों के मापक। सेकंड आता है आपका समय मापक, समय मापक सेकंड आता है समय मापक। ठीक है, जिसे आपका टाइम स्केल भी कहते हैं, टाइम स्केल। और थर्ड आता है पद मापक, पद मापक। थर्ड आता है पद मापक। तो ये आपका समय मापक और ये सारी चीज़ें आपको पता हो। इसके बाद पग मापक, कदम मापक और परिक्रमण मापक। तो ये सारे के सारे आपके टाइप हैं किसके? कंपैरेटिव स्केल के। परिक्रमण, पद, पग, कदम मापक, समय मापक और विभिन्न इकाइयों के मापक। तो अब हम एक एक मापक को करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा विभिन्न इकाइयों के मापक। तो विभिन्न इकाइयों के मापक की बात करें तो इसमें आपकी अलग अलग यूनिट को यूज़ किया जाता है और इन यूनिट में विभिन्न इकाइयों को दर्शाया जाता है और विभिन्न इकाइयों के रूप में दूरियों को मापा जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट आता है आपका समय मापक। समय मापक यानी टाइम, समय यानी टाइम स्केल। टाइम स्केल की बात करें समय मापक तो इसमें आपके टाइम को इंक्लूड किया जाता है। टाइम को इंक्लूड कैसे किया जाएगा? तो भाई समय मापक के अंदर क्या आता है? समय मापक टाइम में किसी भी गतिशील वस्तु के द्वारा, किसी भी गतिशील वस्तु या मनुष्य के द्वारा तय की गई दूरी, मनुष्य के द्वारा तय की गई दूरी और उस दूरी के अनुपात को
उस दूरी के तय की गई दूरी और उस दूरी में लगने वाला समय, और उस दूरी में लगने वाला समय, इन दोनों के बीच रिलेशन को स्पष्ट किया जाता है, स्थापित किया जाता है समय मापक के द्वारा। ठीक है, समय मापक के द्वारा किसी भी मनुष्य के द्वारा तय की गई दूरी और उसके अलावा उस दूरी में जो टाइम लगने वाला है, उन दोनों में संबंध स्थापित किया जाता है। अब ये जो समय मापक है, इसमें अगर या तो ये स्टेटमेंट देगा, इस समय मापक को एक नाम से और जानते हैं, इसे डिस्टेंस स्केल भी कहते हैं, यानी दूरी मापक के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके अलावा इस समय मापक में अगर आपका क्वेश्चन के तौर पर पूछेगा तो वो कुछ इस तरीके से पूछेगा कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक घुड़सवार दौड़ रहा है। अब उस घुड़सवार के लिए कौन सा मापक बनाएं अगर उसका RF 1:10 लाख हो। तो आप देखो यहाँ पर आपको एक ध्यान देने की चीज़ है, समय मापक, इसने टाइम दे दिया घंटा। ठीक है, तो जिस स्टेटमेंट में क्वेश्चन के अंदर आपको घंटा दिखे, H मीन्स आवर्स, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप सीधा सीधा आंसर में डाल देना टाइम स्केल। तो समझ गए टाइम स्केल आपका कैसे रहेगा। नेक्स्ट आता है टाइम स्केल के बाद नंबर 3, पग, कदम या पद या पेस स्केल। तो हम एक ही नाम लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, पेस स्केल ये आपके ज़्यादातर युद्ध में यूज़ किए जाते हैं सैनिकों के द्वारा। जो सैनिक होते हैं, जो आपके बॉर्डर पर सैनिक होते हैं, युद्ध के टाइम पर उनके पास चैन फीता जब नहीं होता तो कहाँ से युद्ध के टाइम पर चैन फीता रखेंगे, तब वो धरातल को मापने के लिए अपने कदमों का यूज़ करते हैं। तो अपने कदमों के माध्यम से वो धरातल की दूरियों को मापते हैं और इस प्रकार से जो दूरियाँ बनती हैं उन्हें कहते हैं पेस स्केल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दूरियां मापी जाती है उसे कहते हैं पेस स्केल, पग या कदम मापक। यहाँ पर एक सैनिक के कदम की जो लंबाई होती है, एक सैनिक के कदम की लंबाई अगर फुट में बात करें तो फुट में 2.5 फुट के बराबर मानी गई है। आप इंच में देखोगे तो इंच में 30 इंच के बराबर मानी जाती है और सेंटीमीटर में 75 सेंटीमीटर के बराबर मानी जाती है। एक सैनिक के 2 कदमों के बीच की लंबाई 2.5 फीट 30 इंच और 75 सेंटीमीटर के बराबर मानी जाती है। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को, पेस स्केल को, एक सैनिक के कदम की लंबाई कैसे कैसे क्या होता है। अब जो पेस स्केल है ये आप समझ गए, युद्ध के टाइम पर सैनिकों के द्वारा, आर्मीज के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। लास्ट आता है हमारा परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन स्केल, परिक्रमण स्केल। तो परिक्रमण मीन्स परिक्रमा करना। जैसे हम मंदिरों की परिक्रमा करते हैं, हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो उसको कहते हैं परिक्रमण। तो इस प्रकार के स्केल में आपके एक पहिए का यूज़ होता है। किसका? ये एक पहिए का यूज़ किया जाता है। वो पहिया किसी व्हीकल का हो सकता है, किसी गाड़ी का हो सकता है, किसी साइकिल का भी हो सकता है और इस पहिए के द्वारा धरातल की दूरियों को मापा जाता है। अब इस पहिए का सबसे पहले इस पहिए की परिधि को ज्ञात किया जाता है और परिधि को ज्ञात करने के लिए 2πr फार्मूले का यूज़ किया जाता है और परिधि को ज्ञात करने के बाद इस पहिए के द्वारा जिस धरातल की हमें दूरी ज्ञात करनी होती है उसके चक्कर लगवाए जाते हैं और फिर चक्कर लगवाने के बाद दोनों के बीच इंटरप्रिटेशन करके और फिर आपका स्केल बनाया जाता है, मापक बनाया जाता है, जिसे कहते हैं रिवोल्यूशन मापक। क्योंकि परिक्रमा यूज़ होती है, पहिए की परिक्रमा, इसीलिए इसे परिक्रमण मापक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे भैया आपके टाइप ऑफ कंपैरेटिव स्केल। तो आई थिंक आपको सारे क्लियर हो गए हैं। कंपैरेटिव स्केल के बाद नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल जिसे हम कहते हैं हिंदी में विकिरण मापक। डायगोनल स्केल विकिरण मापक। तो विकिरण मापक अगर इसकी आकृति पर आप जाओगे ना तो कुछ इस तरह की आकृति बनती है। आपकी ऐसी पतली पतली लाइनें हम पहले खींचते भी थे अपने मैप्स में, मैप वगैरह में हमने प्रैक्टिकल वर्क में इनको बनाया हुआ भी है। तो ऐसे करते थे और यहाँ पर कुछ टेढ़ी लाइन खींचकर हमने एक स्केल भी बनाया था। इसी स्केल का नाम है आपका डायगोनल स्केल। ये जो डायगोनल स्केल है इसकी एक खासियत है क्या कि इसमें आप 3 दूरियों को एक साथ पढ़ सकती हो। वो 3 दूरी कुछ भी हो सकती है, गज हो सकती है, फरलोंग हो सकती है, ठीक है, कोई भी फिट हो सकती है, कोई भी 3 दूरी हो सकती है। आपकी हरियाणा में आरोही में
आरोही में पीजीटी लेवल पर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 1:36 आरएफ वाले या 1:36 प्रदर्शक भिन्न पर ऐसा कौन सा मापक बनेगा जिसकी दूरियों को हम 5 गज 3 फीट और 4 इंच में पढ़ सकते हैं। तो 3 यूनिट दी थी उन्होंने दूरियों की और तीनों यूनिट को एक साथ पढ़ने की बात की थी। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपकी डायगोनल स्केल में ही संभव है, इसके अलावा किसी भी स्केल में 3 यूनिट को एक साथ नहीं पढ़ा जाता। तो ये थे भैया आपके स्केल, ठीक है, मापक की विधियाँ, उसके बाद कंपैरेटिव स्केल, टाइप ऑफ कंपैरेटिव स्केल और डायगोनल स्केल। तो यहाँ पर हमारा स्केल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। ये स्केल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एचटेट पीजीटी लेवल के लिए भी, क्योंकि एचटेट पीजीटी में ये लगा लो आज की क्लास से आपके 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। बिल्कुल लिखवा के ले लो चाहे मुझसे, इस वाले टॉपिक से आपके 2-3 क्वेश्चन हर साल डालता है एग्जामिनर, या तो आरएफ पूछेगा या कुछ और पूछेगा। हाँ, इसके साथ साथ आप मेरी यूट्यूब चैनल को भी मत भूलना, स्टडी विद दीपा सैनी। इस चैनल पर आपको काफ़ी कंटेंट मिल सकता है आपकी पीजीटी से रिलेटेड, ठीक है, पीजीटी ज्योग्राफी से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक मैंने यहाँ पर अपने कंप्लीट कराए हैं। ठीक, तो फिर मिलेंगे, तब तक आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ के रखना। ओके, हैव ए नाइस डे।